नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। देखो, रिसेंटली जो न्यूज आई हमारे सामने, वहां पर जो यूएन के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं जो एयर स्ट्राइक अभी रिसेंटली 18 मार्च को हुई है म्यांमार के अंदर में। वो एयर स्ट्राइक्स में 25 जो रोहिंग्यास हैं उनकी डेथ हो गई है। और ये रोहिंग्या मुस्लिम में जो डेथ हुई है 25 लोगों की, इसमें चिल्ड्रन और वुमेन्स भी इंक्लूड हैं, जो कि बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। और एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो दोबारा से रिट्रेट कर रहे हैं ये चीज़ कि म्यांमार की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आप म्यांमार को देखो तो इंडिया से ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे जो स्टेट हैं उनसे म्यांमार की बाउंड्री सीधा सीधा लगती है। नीचे बांग्लादेश के स्टेट से भी बाउंड्री म्यांमार की लगती है। अब एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है जो म्यांमार के अंदर में चल रही है, उसमें जो सिविलियंस की हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है। और उन्होंने ये चीज़ दोबारा कही है, रिट्रेट किया है, क्योंकि एक बार जब 2021 में मिलिट्री coup हुआ था तब भी एंटोनियो गुटेरेस ने आगे आकर के कहा था कि म्यांमार की जो सिविलियंस की सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को दिमाग में रख करके। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो एंटोनियो गुटेरेस का कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। जब से 2021 में मिलिट्री coup हुआ है म्यांमार के अंदर में, आप सीधा सीधा रिपोर्ट्स में देखो तो ऑलमोस्ट 1700 एयर स्ट्राइक्स कर चुकी है ये म्यांमार की आर्मी। और उन एयर स्ट्राइक्स में 1000 से भी ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। देखो, ये 936 जो नंबर है ये रिपोर्ट्स का नंबर है, रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, लेकिन ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कम करके गवर्नमेंट्स बताती हैं, इसलिए ये नंबर आपको दिख रहा है। तो आप मान के चलो कि 1000 से ज़्यादा सिविलियंस की वहाँ पर डेथ हो चुकी है। इतने इससे दुगना या तिगुना सिविलियंस जो हैं वहाँ पर वुंडेड भी होंगे। और जो स्कूल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी जो पूरा रैकेज हुआ है, ये बहुत ही कंसर्निंग और डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है जो म्यांमार के अंदर में चल रही है। अगर इसी डेटा की आप मानो तो ऑलमोस्ट 2017 में ये पूरा इशू शुरू हुआ था जब रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर क्रैकडाउन किया था म्यांमार की आर्मी ने। और इस क्रैकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 7.5 लाख रोहिंग्यास जो हैं वो म्यांमार से भाग गए थे। और जो बांग्लादेश है बगल में और जो इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर में 3 से 3.5 लाख घुसे थे, कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस गए थे। और आज भी ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स में रहा करते हैं। अब देखो, ये बहुत बड़ा ये कारण है, दूसरे कंट्रीज को भी परेशानी होती है इससे। क्या परेशानी होती है आप समझना, चीज़ों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुए 2017 में, 2021 में मिलिट्री coup हुआ म्यांमार के अंदर में। अभी मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा आगे चल करके क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ म्यांमार के अंदर में। पहले आप समझो कि इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर में। तो जो इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं 2021 के बाद, ये इन्फिल्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गए। लोग वहाँ से भाग करके आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे आर्मी जो है, वहाँ पर लिबरेशन आर्मी जो है वो आपस में लड़ रही हैं और इस वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। आप कैसे रह पाओगे? तो लोग वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में घुस जाते हैं। और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसमें बैरिकेडिंग नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के अमित शाह जी ने अभी 1-2 महीने पहले की न्यूज़ है जहाँ पे कहा था कि हम अपने बॉर्डर्स को अब बैरिकेडिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कराएंगे बॉर्डर्स की। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वैसे ही अब इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर होगा। कोई ओपन बॉर्डर नहीं होगा सिस्टम, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर में ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। और इसीलिए जो मणिपुर का दंगा हुआ था उसमें बहुत बड़ा कारण ये इन्फिल्ट्रेशंस का भी था, क्योंकि जब ये इन्फिल्ट्रेटर्स घुसे मणिपुर के अंदर में तो वहाँ की डेमोग्राफी एकदम से कुछ 2-3 सालों में चेंज हो गई। और आपको पता है जब डेमोग्राफी चेंज होती है, जब जनसंख्या किसी एक ग्रुप की बहुत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी डिमांड को और ऑथेंटिकली और स्ट्रांगली रखेंगे। और डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर वो लड़ाई पर भी उतारू हो जाएंगे। और आप समझो ये डेमोग्राफी का बहुत बड़ा गेम होता है। इजराइल गाजा का अगर आप पूरा कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में समझोगे तो वहाँ पर भी डेमोग्राफी ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी डेमोग्राफी चेंज हुई विद साल और मणिपुर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। अब उस चीज़ को डीपली कंसर्न को समझा गवर्नमेंट ने और उससे ये डिसीजन लिया कि हम म्यांमार का जो अपना बॉर्डर है उसमें बैरिकेडिंग कर देंगे। अब म्यांमार के अगर आप इशू समझो तो वहाँ पर इशू 3 फ्रंट्स पर वहाँ पर पूरा लड़ाई हो रही है। ये म्यांमार का एथनिक मैप है और यहाँ पर जो आपको ये बीच का हिस्सा पूरा म्यांमार का दिख रहा है, जो मेन हिस्सा है, वहाँ पर रहते हैं बामार एथनिक ग्रुप। और ये बामार एथनिक ग्रुप सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, मेजॉरिटी में है ये लोग म्यांमार के अंदर में। ये जो बामार एथनिक ग्रुप है, इन्हीं के नाम पर पहले म्यांमार का नाम बर्मा रखा गया था। दूसरी तरफ आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर ग्रीन ग्रीन ये स्टेट है, इसको शान स्टेट कहते हैं और यहाँ पर शान एथनिक ग्रुप रहता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है म्यांमार के अंदर में और ये 2 सबसे प्रबल एथनिक ग्रुप्स हैं म्यांमार के अंदर में। इनके अलावा स्ट्रॉन्ग एथनिक ग्रुप्स में अगर आप देखोगे, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये राखीन स्टेट है और यहाँ राखीन स्टेट में अरकान एथनिक ग्रुप रहता है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एथनिक ग्रुप है और इसी राखीन स्टेट में रोहिंग्यास भी रहते हैं। अब प्रॉब्लम को आप समझना कि अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनकी आपस में लड़ाई क्यों है
और ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से क्यों लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी मिलिट्री से क्यों लड़ रही है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। सबसे पहले देखो, म्यांमार जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक वैसे जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ 47 में, ठीक उसी तरीके से म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ। अब जब म्यांमार आज़ाद हुआ तो वहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर में महात्मा गांधी जी नेशनल मूवमेंट के जिस स्टेचर के लीडर थे, ठीक उसी स्टेचर के लीडर म्यांमार के अंदर में ऑंग सैन थे। ऑंग सैन जो जब पूरा उन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित की थी म्यांमार के अंदर में, सबसे बड़े लीडर थे वो, तो उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया था, ठीक वैसे जैसे इंडिया में बहुत सारे राजाओं को बैठा करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा करके और उनको मिला करके एक पूरा इंडिया बनाया गया, ठीक उसी तरीके से म्यांमार में भी किया गया था। म्यांमार में जितनी बड़ी एथनिक ग्रुप्स थी, जैसे बर्मा, इनको बोला गया था, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। शान स्टेट जो है, ये बहुत बड़े एथनिक ग्रुप से, तो इनके स्टेट को जोड़ा गया म्यांमार के साथ और इनसे भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराया गया 1948 में ही। और इनको ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं होगे, अगर आपके राइट्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो आप जब चाहो आप अलग हो जाना म्यांमार से और अपना स्टेट बना लेना। तो इनसे ये प्रॉमिस किया गया। वहीं रोहिंग्यास जो हैं, उस समय रोहिंग्यास बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे म्यांमार में, रोहिंग्या मुस्लिम्स, और वो राखीन स्टेट में रहा करते थे। ये येलो वाला जो एरिया दिख रहा है, रोहिंग्यास की जो स्ट्रांग पॉइंट था वो ये चाहते थे कि हम 1948 में, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, तो हम ईस्ट पाकिस्तान में मिल जाएं, जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, और ये बॉर्डर लग भी रहा है बिल्कुल बांग्लादेश से, यहीं पर है बांग्लादेश। तो ये चाहते थे कि हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएं और ईस्ट पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। लेकिन रोहिंग्यास से बात करके ऑंग सैन ने रोहिंग्यास को भी म्यांमार में जोड़ लिया और इस तरीके से पूरा म्यांमार की फॉर्मेशन हुई और वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हुई। लेकिन ये डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और फिर 1962 में वहाँ पर मिलिट्री coup होता है पहली बार, और इस मिलिट्री coup में ऑंग सैन को हटा दिया जाता है, वहाँ पर मिलिट्री लीडर बन जाते हैं। और जैसे ही मिलिट्री रूल आता है म्यांमार के अंदर में, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मिलिट्री ढंग से पूरी कंट्री को संभाल नहीं पाती है। ठीक वैसी सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के अंडर में है, वही कंडीशन म्यांमार में भी है। मिलिट्री को राज करने का चस्का लग गया है और यही बात है, इसीलिए प्रॉब्लम्स पूरी क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पर 1962 में जैसे मिलिट्री रूल आया तो ना शान से पटी, ना यहाँ पर अरकान से पटी, तो इस वजह से ये एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे, मिलिट्री से ही लड़ने लग गए। हालांकि मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी और मिलिट्री ने सारे प्रोटेस्ट को दबा दिया, इन लोग को एकदम कोने कोने में ढकेल दिया और पूरे बीच में बिल्कुल कैपिटल चेंज करके रूल करने लग गए। उसके बाद 1988 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है म्यांमार के अंदर में, लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी मिलिट्री वो तोड़ देती है और उस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी लीडर निकल करके आती हैं। जो मैंने बताया था कि ऑंग सैन जो बड़े लीडर थे 1948 में म्यांमार के, उन्हीं की बेटी ऑंग सैन सू की, और सू की 1988 में भाग करके म्यांमार से इंडिया में आती है और इंडिया ने सू की को शरण दिया। फिर सू की बहुत बड़ी लीडर बनी, वापस वो म्यांमार के अंदर में गई और अभी पूरा मिलिट्री रूल ही चल रहा है। 2015 में सही तरीके से पहली बार म्यांमार के अंदर में डेमोक्रेसी स्थापित हुई, जब वहां पर सू की गवर्नमेंट आई, सू की वहां की डिफेक्टो लीडर बनी। और इसी की वजह से सू की जब से ही वहां पर लीडर बनती हैं, इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस 2015 में बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप देखो। और 2018 में इसीलिए हमने क्या किया कि हमने फ्री मूवमेंट रेजीम साइन कर ली, FMR। अब इस फ्री मूवमेंट रेजीम से बेसिकली अगर आसान भाषा में आप समझो तो क्या होता है कि 16 किलोमीटर तक म्यांमार का जो सिटीजन है वो इंडिया में जा सकता है और इंडिया का सिटीजन म्यांमार में जा सकता है। 16 किलोमीटर तक ओपन बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक पास बनवाना होता है, एक पास बना करके दे देती है वहाँ की आर्मी और आप अंदर जा सकते हो और इंडिया का सिटीजन म्यांमार के अंदर में जा सकता है। ये इसी वजह से किया गया था क्योंकि हमारे रिलेशंस म्यांमार से बहुत अच्छे हो गए थे जब सू की वहाँ की लीडर बनी थी। लेकिन फिर 2021 में यहाँ पर क्या हुआ कि मिलिट्री coup हो गया और मिलिट्री ने यहाँ पर फिर से एक बार पूरा कब्जा कर लिया म्यांमार के ऊपर। अब समझो एथनिक ग्रुप्स की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर रोहिंग्यास जो थे वो 1948 के टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश मूव करती गई और बांग्लादेश मूव करती गई तो ये कम होती गई इनकी पॉपुलेशन और अरक्कान्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती गई और अरक्कान और रोहिंग्यास में अपने एथनिसिटी को लेकर के लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से रोहिंग्यास को मारा जाने लगा वहाँ पर अरक्कान द्वारा। और अरक्कान अपने स्टेट को अलग स्टेट बनाना चाहते हैं और ऑटोनॉमी और ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक आर्मी बना दी जिसका नाम है अरक्कान लिबरेशन फ्रंट। और ये अरक्कान लिबरेशन आर्मी जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज की डेट में म्यांमार की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्मी आप कह लो एथनिक ग्रुप की, वो अरक्कान लिबरेशन आर्मी है। अब इन्होंने अरक्कान्स ने आर्मी बना दी। ठीक उसी तरीके से शान स्टेट को म्यांमार से अलग करने के लिए यहाँ पर शान स्टेट इंडिपेंडेंस आर्मी बना दी गई और ये शान स्टेट इंडिपेंडेंस आर्मी भी मिलिट्री से लड़ रही है। अरक्कान लिबरेशन आर्मी भी मिलिट्री से लड़ रही है।
उसी तरीके से बर्मा लिबरेशन आर्मी जो है वो भी मिलिट्री से लड़ रही है, और इसलिए यहाँ पर पूरा म्यांमार के अंदर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे ही मिलिट्री कू 2021 में हुआ, 2021 में ही इन सारी लिबरेशन आर्मीज ने आपस में एक जॉइंट लिबरेशन फ्रंट बना लिया है, जिसके तहत ये सब मिल करके अब आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं, और इनको मारने के लिए आर्मी ऊपर से एयर स्ट्राइक्स कर रही है, जिसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो सिविलियंस हैं म्यांमार के, वो भाग करके इंडिया में घुस रहे हैं। इसीलिए इंडिया अपने बॉर्डर की फेंसिंग कर रही है, और जो FMR हमने 2018 में साइन किया था, ऐसी न्यूज़ आप सुनते हो कि उस FMR को अब हम कैंसिल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस फ्री मूवमेंट रेजीम से क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, और उसकी वजह से दंगों जैसी सिचुएशन आप देखते हो मणिपुर जैसे स्टेट में। मणिपुर के तो चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट कहा था कि हमें जो फ्री मूवमेंट रेजीम है इसको तुरंत, मतलब इमीडिएट इफेक्ट से इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेम इम्पैक्ट बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आई होप आपको म्यांमार का पूरा ये इशू समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।